स्वागत है आप सभी का अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने मूलभूत अधिकारों के बारे में पढ़ा था। संविधान का भाग 3 मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमने बताया था, जिसमें से मैंने बताया उस समय कि हम लोगों को 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। इन 6 प्रकार के मूलभूत अधिकारों में 5 प्रकार के मूलभूत अधिकारों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमारा क्या है, 6वां फंडामेंटल राइट है। तो अब हम देखते हैं क्यों इसे संवैधानिक उपचार कहा गया है, कब ये प्रभावी होता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 कब प्रभावी होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हम लोगों को कौन कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे करते करते हम लोगों ने अनुच्छेद 30 तक मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। और मैंने ये भी बताया था कि मूल अधिकारों पे कभी भी राज्य क्या कर सकती है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हस्तक्षेप जो है राज्य नहीं कर सकती और न्यायालय इसको क्या कर सकता है, प्रवर्तित कर सकता है। तो ये देखते हैं उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करते करते कुल 30 अनुच्छेद 30 तक मूल अधिकार हमने पढ़ा। यदि कभी किसी कारणवश हमें हमारे मूल अधिकार अर्थात 14 से लेकर के 30 तक, यहाँ तक जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, इनसे हमको क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। यदि हमको क्या कर दिया जा रहा है, हमारे मूल अधिकारों से क्या किया जा रहा है, मूल अधिकारों से ठीक है वंचित किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हमें हमारा मूल अधिकार प्रदान कराने का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रभावित व्यक्ति को उसका मूल अधिकार दिला सकती है न्यायिक उपचार के द्वारा। कैसे दिला सकती है, न्यायिक उपचार के द्वारा। और इसीलिए अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जिसका मूल अधिकार वंचित कर लिया गया है उसको उसका अधिकार दिलाती है। और अनुच्छेद 32 का यही एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये क्या करता है, जितने भी मूल अधिकार है उनको प्रभावी बनाने का कार्य करता है। अनुच्छेद 32 खुद एक मूल अधिकार है, लेकिन इसका दूसरा एक मेजर प्रोविज़न है। ये क्या करता है, यदि बाकी जो मूल अधिकार है उनसे किसी को वंचित किया जाता है तो उनको उनका अधिकार दिलाने का कार्य कौन कर रहा है, अनुच्छेद 32 कर रहा है। और इसलिए अनुच्छेद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है कि ये कब प्रभावी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन होता है, जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, तब न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में, क्या मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में प्रभावित व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करता है। और यही अनुच्छेद 32 का सबसे मुख्य कार्य है। क्या कार्य है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, उस व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करेगी। किस आर्टिकल के तहत प्रदान करेगी, अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट को भी ऐसा ही एक अधिकार दिया गया है। हमने पढ़ा भी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत भी हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को या जिसका मूल अधिकार छीन लिया गया है या किसी कारणवश छीन लिया जाता है, उस स्थिति में भी हाई कोर्ट क्या करेगी, अनुच्छेद 226 के तहत उस प्रभावित व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करने का उसका अधिकार दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर सकती है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल कि इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे बात किया था न्यायिक उपचार का, तो अब हम देखेंगे कि किस किस तरह के अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रावधान किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अधिकार दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है।
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या कहा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा कहा गया है परमादेश। तीसरा कहा गया है प्रतिषेध, मतलब मना करना। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है क्या, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट है। तो अगली स्लाइड में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये रिट जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आप सभी पहला देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब है सशरीर को क्या करो, उपस्थित करो, सशरीर को उपस्थित करो, या इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं टू हैव द बॉडी। क्या बोल सकते हैं, टू हैव द बॉडी। ये कब होता है, कब अप्लाई होता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करने के लिए ये वाला रिट जारी किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है गिरफ्तारी की दशा में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसको देखते हैं। प्रावधान को एक बार कहा गया है कि न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का क्या करता है, आदेश देता है। न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैरकानूनी है, असंतोषजनक है या असंवैधानिक है, तो उस स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, बंदी मतलब कोई गिरफ्तार व्यक्ति, तो उस बंदी को प्रत्यक्ष मतलब अपने सामने लाना, ठीक है, सशरीर को उपस्थित करना, टू हैव द बॉडी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस बंदी को मेरे समक्ष मतलब कोर्ट के समक्ष आप प्रस्तुत करो। तो यही क्या है, हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कारण क्या है, गिरफ्तारी की दशा में क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए ये जारी किया जाता है। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा न्यायालय की अनुमति के बिना उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी, असंतोषजनक या असंवैधानिक है, उस स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता ही है। ठीक है, तो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण में इतना ही है। अब देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन स्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसे जारी नहीं होगा या कब जारी नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, न्यायालय क्या कर रहा है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मतलब ये हमको समझ में आएगा कि गिरफ्तारी के कंडीशन में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि कब जारी नहीं होगा। तो पहला कारण क्या है, यदि हिरासत या जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो कानून सम्मत है। कानून सम्मत यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून के हिसाब से वो सही है। उस स्थिति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को कोर्ट क्या मानेगा, सही मानेगा, और तब हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। दूसरा, यदि कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय के अवमानना के तहत हुई है तब भी ये जारी नहीं होगा। और तीसरा, यदि हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर जारी हुआ है तब भी हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस में इतना ही था। अब हम इसके बाद देखते हैं अगले प्रकार का रिट अर्थात याचिका में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परमादेश। क्या लिखा हुआ है, परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, परम आदेश, इसे ऐसा समझ सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी जब अपने विधिक मतलब कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, तब उस स्थिति में कौन सा रिट जारी किया जाएगा, कोर्ट कौन सा रिट जारी करेगा, परमादेश रिट जारी करेगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। इंग्लिश में इसे बोलेंगे मैंडामस, परमादेश। कारण कब जारी किया जाएगा, यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है और उससे किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन होता है या हनन होता है, तो उस स्थिति में कोर्ट कौन सा आदेश जारी करेगा, परमादेश जारी करेगा। ठीक है, तो किसे जारी होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी भी न्यायिक अधिकारी को कौन सा अधिकार, कौन सा रिट जारी होगा, परमादेश जारी होगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं
किसे जारी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया, किसी प्रशासनिक अधिकारी को या न्यायिक अधिकारियों को ये जारी होगा, सार्वजनिक पदाधिकारी। लेकिन किसे जारी नहीं होगा, तो कोई भी निजी व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनी में कहीं काम करता है उसे ये जारी नहीं होगा। दूसरा, ऐसे विभाग जो क्या है गैर संवैधानिक हैं उनको जारी नहीं होगा। और तीसरा, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके विरुद्ध जारी नहीं होगा। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं परमादेश जो है वो कब जारी नहीं होगा। पहला, किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं होगा। ऐसे विभाग क्या हैं जो क्या है गैर संवैधानिक है उनके विरुद्ध जारी नहीं होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रकार का रिट जो कि क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या हो जाएगा, मना करना। कौन मना कर रहा है, ऊपर की न्यायालय निचली अदालत को मना कर रही है। प्रतिषेध का मतलब क्या है, सामान्य सी बात है, मना करना। तो प्रतिषेध का मतलब क्या है, प्रोहिबिशन, और इसका मतलब है मना करना। तो किस स्थिति में प्रतिषेध जारी किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निचली अदालत, कोई भी निचली अदालत जब अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उस स्थिति में उसके जो ऊपर वाला कोर्ट है वो क्या करेगा, प्रतिषेध, मतलब उसको ऐसा करने से रोकेगा। तो क्या है प्रतिषेध का मतलब, मना करना। कौन मना कर रहा है, ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को मना कर रही है। कब मना कर रही है, जब नीचे की अदालत क्या कर रही है, अपनी अधिकारिता मतलब अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के किसी मुकदमे का वो सुनवाई करता है, तब उस स्थिति में ऊपर की अदालत उसको ऐसा करने से रोकती है। और यही है क्या, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्या क्या प्रावधान है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। उच्चतम या उच्च न्यायालय अपने निचली न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध का आदेश जारी करती है। कब, अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करके कब, जब कोई कोर्ट है वो फैसला देती है, उस स्थिति में प्रतिषेध का आदेश जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि किसे ये जारी होगा, तो किसे जारी होगा, उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों को जारी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, सामान्य प्रकार का रिट था। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा, एक न्यायालय जो है, ऊपर की न्यायालय नीचे की न्यायालय को क्या कर रही है, आदेश जारी कर रही है। तो इस प्रकार ये क्या है, न्यायिक रिट है। किस प्रकार का रिट है ये, न्यायिक रिट है। तो प्रतिषेध यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया है क्या चीज़ था। तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो रिट है, उत्प्रेषण। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। कब जारी किया जाता है उत्प्रेषण, जब अधीनस्थ न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकरण बिना किसी अधिकार के कार्य करते हैं। क्या, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण बिना किसी अधिकार के काम करते हैं तो उस स्थिति में क्या प्रावधान किया गया है, उच्चतम या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति से या उस न्यायालय से उस विचाराधीन मामले को उससे लेकर के उससे ऊपर की अथॉरिटी या उससे ऊपर की जो भी न्यायालय होगा उसको सौंपते हैं। तो यही क्या है, उत्प्रेषण। किसे जारी होगा, तो उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकरण को जारी होगा। तो एक चीज़ ध्यान में दीजिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रतिषेध, उसका मतलब है मना करना। उसको कौन जारी कर रहा है, ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को जारी कर रही है। अब हमने पढ़ा उत्प्रेषण, ये भी ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को जारी कर रही है। तो दोनों क्या है हमारे, न्यायिक, दोनों क्या है, न्यायिक रिट है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों एक प्रकार से क्या है, न्यायिक रिट है। बस दोनों में अंतर ये है कि प्रतिषेध की स्थिति में क्या हो जाता है, जब कोई निचली अदालत क्या कर रही है, अपनी अधिकारिता के सीमा के बाहर जा कर के सुनवाई कर रही है। लेकिन उत्प्रेषण में क्या कर रहा है, न्यायालय उस मामले को उस न्यायालय से लेकर के उससे ऊपर की अदालत को सौंप देता है। दोनों में इतना ही डिफरेंस है उत्प्रेषण और प्रतिषेध में, और दोनों क्या है, न्यायिक रिट है। तो उत्प्रेषण के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगला जो हमारा जो पांचवा रिट है वो क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, इसको हम लोग से बोलेंगे कोवारंटो। किस अधिकार से, नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब हम लोग जब इसके कारण में देखेंगे तो लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है
जिस पर उसका कोई विधिक अधिकार नहीं है, मतलब बिना किसी योग्यता के वो किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त हो जाता है, उस स्थिति में न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोकती है। तो अधिकार परीक्षा क्या है? यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पे उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उस स्थिति में क्या कर रही है? न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोकती है। तो यही हमारा क्या है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय उससे सवाल करती है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हुए हैं। तो यही है क्या हमारा अधिकार परीक्षा, अर्थात किस अधिकार से। तो दोस्तों हमने पढ़ा 5 प्रकार के रिट पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ा? बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा। दूसरा हमने देखा परमादेश। तीसरा हमने क्या देखा? प्रतिषेध। चौथा हमने देखा उत्प्रेषण। और पांचवा हमने देखा अधिकार परीक्षा। तो ये पांचों जो रिट हैं ये आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय क्या करती है? इनका प्रयोग करके किसी भी प्रभावित व्यक्ति को न्यायिक उपचार प्रदान करती है। और इसीलिए ये आर्टिकल 32 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना आर्टिकल 32 के हमारा जो पूरा मूल अधिकार है वो सभी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और मूलभूत अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने पढ़ा है कि जो मूलभूत अधिकार है उसको गारंटी और सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट प्रदान कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, इन दोनों को अधिकार दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को अधिकार दिलाएगी। ऐसा ही हाई कोर्ट कर सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत प्रभावित व्यक्ति को उसका अधिकार हाई कोर्ट दिलाएगा। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आर्टिकल 32 एक मूलभूत अधिकार है, खुद भी एक मूलभूत अधिकार है, और आर्टिकल 226 जिसके तहत जो है हाई कोर्ट इसका प्रयोग करता है, ये एक मूलभूत अधिकार नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।